फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्ट्रेंथ का अरेंजमेंट पूछा था कि करेक्ट अरेंजमेंट क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हुए ही हम लोगों ने इसके बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी थी। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बारे में हम कर रहे हैं हमारे मॉड्यूल 1 का सीट का आज डिस्कशन सेशन है ना। तो फर्मी भाई आपको पता होना चाहिए कि फर्मी जनरली न्यूक्लियर साइज वगैरह को मेजर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, बहुत छोटा यूनिट है। फिर सिमिलरली एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर एटॉमिक साइज को मेजर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर ये जो AU है या एंगस्ट्रॉम यूनिट बोलते हैं, ये एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की, सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस को AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर, लाइट अपनी स्पीड c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से एक साल तक जितनी गति करता है या जितना डिस्टेंस चलता है वो लाइट ईयर है। तो ऑब्वियस है ये AU से बड़ा ही होगा। अर्थ और सन के बीच जितना डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, ठीक, तो 15 करोड़ किलोमीटर से ये और ज़्यादा है लाइट ईयर। और पार्सेक क्या है? और एस्ट्रोनॉमिकल या दूर के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1 पार्सेक = 3.26 लाइट ईयर, उसका रेंज होता है। तो ये करेक्ट अरेंजमेंट हुआ। आपको अगर बेसिक इन यूनिट्स के बारे में पता है तो आप आसानी से उसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है जी? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ ना? जितने स्टूडेंट ऐड हैं वो रिप्लाई करेंगे मुझे, ठीक है ना? तो ये फैक्ट था। इसके लिए अगर अलग से आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो क्लास में इसको पढ़ा है, उतने से ही आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आपके सीट में लिखा है कंसीडर द स्टेटमेंट। ये थ्योरी वाला पोर्शन है, स्टेटमेंट के प्रोस्पेक्टिव से आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम। तो ये सही चीज़ है। जो लाइट का वेवलेंथ होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर का, वो एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.4 समथिंग 10⁻11 मीटर। दिस इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू अदर प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। ये गलत है ये स्टेटमेंट। दिस इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू अदर प्लेनेट इन सोलर सिस्टम नहीं, ये सन टू अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है। इसमें क्या लिख दिए हैं कि सन टू अदर प्लेनेट, जितने प्लेनेट हैं उसका सोलर सिस्टम से एवरेज डिस्टेंस है। तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड, AU एंड एंगस्ट्रॉम बोथ आर यूनिट ऑफ लेंथ। हाँ ठीक है, दोनों ही यूनिट को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इक्वेशन इज ऑप्शन नंबर C। दिस इज करेक्ट फॉर एवरीवन। कुछ डाउट होता है तो पूछते जाएंगे आप ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट वाइज था, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग था कि सन और का दूसरे प्लैनेटों से एवरेज डिस्टेंस को AU रिप्रेजेंट करता है बोल रहा था, जो कि गलत है। वो अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस को मेजर करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, द फंडामेंटल बेस यूनिट ऑफ टाइम इज। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंडिकेट हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही इसको कर लिया था कि टाइम का फंडामेंटल बेस यूनिट क्या है, टाइम को कैसे आधार उसको दिया गया है मेज़र करने के लिए। तो सन का जो स्थिति होता है, पोजीशन होता है ओवरऑल डे एंड नाइट के कंपैरिजन में, उसी के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं और इसका आंसर है मीन सोलर डे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फंडामेंटल बेस यूनिट इज टाइम। टाइम का आधारभूत बेस क्या है टाइम को डिफाइन करने का? तो वो है आपका माध्य सौर दिवस। मतलब सन जब आपके दोपहर के टाइम पे होता है, उसको लेके अगले दिन के दोपहर के टाइम तक के बीच में सन की पोजीशंस का पूरा एवरेज निकाला जाता है, उसी को कहा जाता है मीन सोलर डे। तो करेक्ट आंसर इज मीन सोलर डे, ऑप्शन नंबर बी, योर क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्लियर? साइडेरियल डे, साइडेरियल डे के बारे में पूछे हैं इसमें, साइडेरियल डे क्या होता है करके। तो 4 ऑप्शन दिए हैं जी, मैं एक एक करके ऑप्शन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। ये भी किसी भी जनरल आप फिजिक्स की किताब में पढ़ेंगे, कोई भी किताब में ना, उसमें आपको ये दोनों कंसेप्ट एक साथ ही दिए रहेंगे, सोलर डे का कंसेप्ट
या मीन सोलर डे का कंसेप्ट और साइडेरियल डे का कंसेप्ट। ठीक, तो पहला ऑप्शन लिखा है कि टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट द वन रोटेशन अराउंड द अर्थ। ठीक, कि मून जो है अर्थ के चारों ओर एक रोटेशन लगाता है, क्या ये उसका समय है? नहीं, गलत है ये। ठीक, दूसरा ऑप्शन है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अर्थ के खुद के एक्सिस पे इसका एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है, खुद के एक्सिस पे जो एक चक्कर लगाता है, उसी को बोलते हैं साइडेरियल डे। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। ऑप्शन 3 देख लीजिए, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। नहीं, ये तो 1 साल के बराबर होता है। और क्या पूछा है आपको, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए। सन के चारों ओर अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो पूरा 1 साल है, और पूछ रहा है किसी स्पेसिफिक डे के बारे में, तो पूछ रहा है डे, तो साल तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। डी क्या है? टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो ये बी और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट बी इज करेक्ट आंसर इज रिस्पेक्टेड टू अर्थ, की अर्थ का एक रोटेशन जो कंप्लीट होता है उसी को, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं ये वाला स्पेसिफिक वर्ड साइडेरियल डे। दिस इज क्लियर? ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दैट। अगेन ये भी इसी दोनों कंसेप्ट को मैच करते हुए बता रहा है। देखिए, सीट हम लोग जो कर रहे हैं वो आपका जो पढ़ा हुआ क्लास है उसका एक तरीके से रिवीजन भी करा रहा है। ठीक है ना, आपको ये चीज़ लिंक कर रहा होगा कि जो जो चीज़ आपने थ्योरी क्लासेस में पढ़ी अब वो चीज़ धीरे धीरे सीट के माध्यम से रिवाइज होती जा रही हैं। भले आप करिए, उसमें बेधड़क गलती करिए। यहाँ पे अभी का ये जो 2 महीने का समय है आपका, वो गलती करने के लिए ही बना है, और इसी से आपका इनडायरेक्टली रिवीजन होगा, और साथ ही साथ अपने आप फैक्ट को जो देखिए, कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग मिलेंगी आपको। एग्जैक्ट सारी चीज़ें क्लास में हुई हैं वही चीज़ें आपके सीट में नहीं रहेंगी, कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग मिलेंगी जिसको आप कभी देखे वेखे नहीं रहेंगे, और उन्हीं नए नए चीज़ों को प्रैक्टिस सेट के साथ दौरान करते करते आपको उस चीज़ों को सीखना है। ठीक है, ओके। सो नाउ अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कि सोलर डे बड़ा होता है साइडेरियल डे से। दिस इज ट्रू, सोलर डे का जो टाइम होता है वो बड़ा होता है, फैक्ट है ये। देन नेक्स्ट, सोलर डे इज अबाउट 4 मिनट लॉन्गर देन साइडेरियल डे। सोलर डे कितना मिनट ज़्यादा होता है? 4 मिनट। तो ये 2 फैक्ट आपने यहाँ से सीख लिए इस क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव में, भले आपसे अभी ये गलत हुआ हो। तो अब ये 3 लगातार 2 क्वेश्चन से आपने इन दोनों टाइप के डे में एक रिलेशन बना लिया। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं यहाँ पर, कि सोलर डे का टाइम ज़्यादा होता है साइडेरियल डे से, और वो 4 मिनट ज़्यादा होता है। तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दिस इज करेक्ट फॉर एवरीबडी। दिस इज ओके ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसको थोड़ा देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। 3 बंच दिए हैं मैचिंग करने के, कि यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, और इसको मैच किए हैं रेडियन से। बताइए ये सही मैच है क्या? रिप्लाई करिए जी, आपने आंसर किया होगा। बताइए, कोई भी रैंडम रिप्लाई करिए कि ये सही मैच है या नहीं है। नो ना, ठीक है। इस पे विचार करिए। ये सेकेंड वाला जो लिखा हूं मैं, पैरालैक्टिक सेकेंड, यूनिट ऑफ टाइम, लाइट ईयर, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। दिस इज ट्रू, स्टेटमेंट 3 इज ट्रू और नॉट, है ना? ठीक है। देखिए, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टे रेडियन होता है, रेडियन नहीं होता ना, तो वो जल्दी जल्दी में गलती होने का चांस है। सो एंगल बस पढ़ लेंगे कई लोग, तो फिर ये तो गलत है, गलत मैच है। पैरालैक्टिक सेकंड, अब ये पढ़ने से ऐसा लग रहा है सेकंड की बात हो रही है, इसलिए वो टाइम में कई लोग इसमें जा सकते हैं, लेकिन ये पार्सेक को ही पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं हम लोग, है ना। जो पार्सेक इस पहले वाले क्वेश्चन में था, ये यही पैरालैक्टिक सेकंड है। तो वो तो डिस्टेंस नापता है, तो डिस्टेंस नापता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर लाइट ईयर, तो लाइट ईयर वर्ड सुन के कई लोग को टाइम लगता है, लेकिन नहीं, लाइट ईयर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो दीज आर करेक्टली मैच्ड बंच ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो योर ऑप्शन इज ओनली 3 इज करेक्ट मैच्ड पेयर, सी इज अ करेक्ट आंसर। दिस इज क्लियर? ओके, नाउ आई मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखिए, ऐसा भी पीएससी करता है ना, कई लोगों को तो ऑप्शन में ही डाउट हुआ होगा
कि ऑप्शन को गलत छाप दिए हैं, गलत दे दिए हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे करके, ठीक, कि जो ये पेयर करेक्टली मैच करना था पेयर का। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि ए वर्क, बी है हमारे पास स्ट्रेस। ये भी आपके क्लास के कंसेप्ट से सिंपल बन जाता, आपको बहुत ज़्यादा इसको सोचने या मैं कहूँ कि डायमेंशन फार्मूला को निकाल के चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी। डायमेंशनल फार्मूला को निकाल के चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, यदि आप सिंपल आपका जो कंसेप्ट था वो आपके पास बना रहेगा। प्लैंक कांस्टेंट, ये कुछ इसके मैच करने के लिए ऑप्शन दिए थे कि m(l-1 t-2), इसके लिए m(l2 t-2), ये m(l2 t-1) और एक था डायमेंशनलेस। तो जो ऑप्शंस हमने दिए हैं उसको समझ लीजिए, ए बी सी डी। कई लोगों को यहाँ पे डाउट हुआ था और भी स्टूडेंट्स ने इसमें कहा था कि ऑप्शन गलत शायद दिया गया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट। ऑप्शन सी इज आवर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर लोगों को डाउट था कि ऐसा थोड़ी अरेंजमेंट होता है, ये डबल डबल सेकंड क्यों होगा, यही इसका आंसर है ना, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस मैचिंग। तो कई लोग फिर यहाँ पे, ये भी एक टाइप का टूल होता है डिस्टर्ब करने का। क्वेश्चंस में अगर इस तरह के ऑप्शन डाले जाएं तो हर कैंडिडेट एक बार सोचेगा ही कि यार ये गलत थोड़ी छपा है ये वाला ऑप्शन, कि दोनों में सेकंड सेकंड कैसे हो सकता है, ए का भी ऑप्शन सेकंड, बी का भी, क्योंकि बोला तो ट्रेडिशनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो मैच करने को बोलते हैं, मतलब एक का एक मैच होना चाहिए, ठीक। अब आप अगर प्रॉपरली इस चीज़ को जानते हैं कि वर्क और टॉर्क फोर्स, ठीक, वर्क और टॉर्क फोर्स, कुछ कुछ हमने इस फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे लिखे हैं जिनके डायमेंशन फार्मूले एक जैसे होते हैं, ठीक है, उसी से बन जाएगा। अगर आपको ये पता है कि वर्क का और टॉर्क फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एक ही होता है, और ये वर्क का निकाल लीजिए, चाहे वर्क का निकाल लीजिए, प्रेशर का भी वही होगा, ठीक। तो वर्क का फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, तो फोर्स का फिर आप न्यूटन सेकेंड लॉ से ma इंटू डी करेंगे, तो m का m L-t-2 इंटू डी का L, तो ये m L2 t-2 मिल रहा है। तो m L2 t-2 ये वर्क का है, a का सेकेंड है, और अगर आपको ये पता है कि टॉर्क फोर्स का भी वही होता है, तो भाई ये भी तो यही है, और यही तो करेक्ट मैच कर रहा है, बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक। प्लैंक कांस्टेंट का पहला है, आप चेक भी कर सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। अगर वहाँ आपको चेक करना है, एक एक स्टेटमेंट को चेक करना है, तो आप हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ से h/c होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और यहाँ से कैलकुलेट करके इस h की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो यही आएगा, ये वाला। और इसमें से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो डायमेंशन लेस हो, तो ये तो ऐसे ही हट जाता है। सो अवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिस्टर्ब करने के लिए अगर आप किसी को डबल लगता है कि ये ऑप्शन, और इसीलिए अवॉइड करते हैं मैक्सिमम बच्चे कि नहीं ये तो गलत होगा, एक का दो कैसे हो सकता है, लेकिन इसके बिहाइंड में कंसेप्ट है कि वर्क और टॉर्क फोर्स का एक ही होता है। सिमिलरली प्रेशर और स्ट्रेस का एक ही होगा, मिलेगा आपको जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके जी, आगे बढ़े अपन ना। तो इस तरह का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर मैच दी फॉलोइंग में ऐसा कुछ आता है तो थोड़ा सा देखिए, इसमें यहाँ मैंने जो किया, सॉल्व करने वाला काम करने की ज़रूरत नहीं थी ना, वर्क और टॉर्क फोर्स बस इक्वल होता है ये पता लगाना था, और बस वो टिक हो जाता, ठीक। और दोनों तरीके हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आपको पूछा है कि कौन सा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये मैंने शायद क्लास में भी करा दिया था, किसी नंबर ऑफ क्लास में ये एज इट इज़ हुआ है। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन आपको दिए हैं कि y इज इक्वल टू a साइन 2π अपॉन t इंटू स्मॉल t। सेकेंड इक्वेशन, तो सीधा सीधा चीज़ है जी, ये किसी न किसी टाइप के एक वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एकदम जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी थोड़ा सा इसको अगर समझता है, इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह को ज़्यादा ना डीप थिंक करते हुए कि ये भाई एक वेव इक्वेशन है, और वेव इक्वेशन है मतलब साइन के फंक्शन में है, ठीक है, वो भी ठीक है,
और साइन के फंक्शन में है तो साइन का के साथ जो जुड़ा है वो एंगल होगा, जो भी फंक्शन रहे यहाँ पे, जो भी फंक्शन रहे साइन के साथ जो जुड़ा है वो एक एंगल होगा। और हम लोग जानते हैं कि एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। एंगल का यूनिट होता है रेडियन, लेकिन एंगल का डायमेंशन नहीं होता ना, ठीक। तो आप लोग सिर्फ आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में एंगल वाले पार्ट को देखना है, और जो डायमेंशन लेस है वही करेक्टली इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई कॉन्स्टेंट है और टी टाइम है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, और टी टाइम है। तो ऊपर इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला टी होगा, इसका भी टी होगा, तो ये कैंसल आउट होके क्या मिलेगा, डायमेंशन लेस मिलेगा। तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, उस चीज़ को ये डायमेंशनली जस्टिफाई कर रहा है। ये क्या है जी, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो वेलोसिटी का मैं जानता हूँ LT-1 और टाइम का फिर t हो गया, तो L आ गया, तो कुछ ना कुछ डायमेंशन है, मतलब ये गलत है। यहाँ पे r क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है, तो यहाँ भी t अपॉन L आएगा, मतलब L-1 t आएगा, कुछ ना कुछ डायमेंशन दे रहा है ये भी। यहाँ भी t अपॉन v है, v वेलोसिटी है, t टाइम है, कुछ ना कुछ डायमेंशन देगा, मतलब ये भी रॉन्ग है। एक्चुअल में एंगल का कोई डायमेंशन होता ही नहीं, तो उस चीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला इक्वेशन इसके लिए सही है, ये इसका आंसर है। दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स। बहुत उसमें फॉर्मूला वार्मूला नहीं लगाना था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉपर्टी से है, क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस लिखा है, और गिन के 4-5 प्रॉपर्टी होते हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस विच स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, है ना, क्या इसके बारे में सही नहीं है। मैं एक एक करके स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन है टू चेक द करेक्शन ऑफ एन इक्वेशन, ये सही है, समीकरणों की शुद्धता की जांच करते हैं, प्योरिटी चेक करते हैं, दिस इज करेक्ट। दूसरा, बी एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन स्थापित करता है, ये भी सही है। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर, जैसे SI यूनिट को CGS में, CGS को MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। गिव इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और अ वेक्टर, दिस इज रॉन्ग। डायमेंशन फार्मूला से आपको इस चीज़ का पता नहीं चलता कि दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। जैसे मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल M, लेकिन मास तो मास है, उसमें वो वेक्टर है कि स्केलर है, आप कंसिडर नहीं कर पाओगे। वैसे ही स्ट्रेस या स्ट्रेन जो हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस एक टाइप का फोर्स है, वो प्रेशर के इक्वल आपको उसको डायमेंशन फार्मूला मिलेगा, लेकिन वो वेक्टर है कि स्केलर है ये नहीं पता, किस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है ये नहीं बता सकते आप। तो ये इसका लॉस है डायमेंशन फार्मूले का कि ये वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस नहीं बता सकता। दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स फॉर एवरीवन, ठीक है ना। तो ये बेसिक था, आपको आता है तो आ जाएगा। फिर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को ये रहता है कि जहाँ पे भी डायमेंशन फार्मूला बोल दिया मतलब M, L और T के फॉर्म में ही आएगा, लेकिन अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अलग से डिफाइन करके उसको दे दिया गया तो फिर कन्फ्यूज़न होता है। तो उसी तरीके से ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। इफ़ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स टू बी टेकन एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ मास। बोल दिया है कि इफ़ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स टू बी टेकन एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो मास का डायमेंशन क्या होगा। तो वही फोर्स के फॉर्मूले से बना लेना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और क्या क्या चीज़ को आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दिया है, वेलोसिटी मतलब v को, टाइम मतलब t को, और फोर्स मतलब f को, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो f को f ही रखना है, f मास का, ये तो इसी का तो ज्ञात करना है मुझे। a को क्या लिखते हैं जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मैं उसे बोलूं वेलोसिटी पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड को बोलेंगे वेलोसिटी और वेलोसिटी पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी पर सेकेंड मतलब t, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब मास का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो इधर ले जाइए, ठीक। तो क्या मिलेगा आपको, f, ठीक, f
ये v यहाँ जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ पे मिलने वाला है आपको t। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस f v इनवर्स v -1 और t फॉर दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सही है जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के नज़रिए से देखना था। क्लियर? दिस इज क्लियर स्टूडेंट? ओके ना। बीच में किसी को कहीं भी डाउट होता है इसमें तो मुझे पूछेंगे ज़रूर आप लोग कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या और थोड़े से जनरल कन्वर्सेशन हम लोग थोड़े से ये सेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ स्टूडेंट से किए हैं। सेशन के एंड में जो अभी जुड़े हैं उनसे मैं और कन्वर्सेशन करूंगा अभी कुछ उनके क्लासेस और जो उनका प्रॉब्लम्स वगैरह इंडिविजुअली वो भेजे थे उनके बारे में। तो अभी 10 क्वेश्चन हो गया है, सीट जल्दी हो जाएगा, 25 ही क्वेश्चन है इसमें टाइम के अकॉर्डिंग। चलिए 11, इफ़ g बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लैम्डा द वेवलेंथ देन विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय √gl। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है कि √gl g लैम्डा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब बोल दिया है कि g है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और लैम्डा है आपका वेवलेंथ। तो एक्सेलरेशन है तो सिंपल बस पुट कर दीजिए। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब LT-2, ऐसे ही तो लिखोगे, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यूनिट में लिख लीजिए, कोई भी तरीका काम करेगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका है? एक्सेलरेशन का है। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ को किससे नापोगे? मीटर से ही तो नापोगे, तो इनटू हो गया मीटर, ठीक। तो फाइनली यू गेट मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यही हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। फाइनली यू गेट m/s, मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड से किस चीज़ का यूनिट होता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अगर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और लैम्डा वेवलेंथ है। ये इजी है जी, बन गया। किससे आप लोग अपने आप का असेसमेंट भी करते चले जाइएगा ना सीट में, कि कब ये आपसे अटेम्प्ट हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस में प्रॉब्लम था, ये सारी चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ूं मैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको जो क्लासेस आप कर रहे हैं उसी से मिल जाएंगे, ठीक। और हम रिवीजन मोड का भी इसमें यूज़ कर रहे हैं। मैंने बोला कि सीट ऐसी बन रही है कि जिससे आपके जो क्लास हैं वो थोड़े से थोड़े रिवाइज भी होते चले जाएँ, ठीक। क्योंकि आप पढ़ें कम, रिवीजन ज़्यादा करें और प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव के ज़्यादा करें, यही फॉर्मूला होता है कॉम्पिटिटिव का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। कहीं का क्वेश्चन उठा के करने का अभी टारगेट नहीं है, वो सब काम हम लोग अप्रैल में कर लेंगे। कहीं से भी उठा के ले आइएगा 50-100 क्वेश्चन। पहले आप लोग आज अपना कंसेप्ट बना लीजिए इस 1-1.5 महीने में, फिर वहाँ हम कोई भी किताब आप लाइए, वहाँ के क्वेश्चन जितने हो सके उतने करेंगे। अभी के सीट्स आपके कंसेप्ट को बिल्टअप करने के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है। इसमें दिया है कि वंडर वॉल इक्वेशन दिया है और a और b यदि कांस्टेंट है तो a/b का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है। तो शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज अ गैस इक्वेशन, P plus A upon V square, P is a pressure, V is a volume, then V minus B is equal to RT। इसमें A और B कांस्टेंट है तो A by B का क्या डायमेंशन फार्मूला होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन में लिख देता हूँ m(l⁵t-2). ऑप्शन बी, इसमें एक स्टूडेंट को डाउट था, उन्होंने मुझे इसको बताया था। और किसी को डाउट है क्या इसमें, किससे बन गया था? ये अटेम्प्ट करने से कितने लोगों से बन गया था जी, रिप्लाई कर दीजिए। ओके, ठीक है। चलिए, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी। ये सी इसका आंसर है। चलिए कैसे निकालेंगे ना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के समय हम एक स्टेटमेंट छोटा सा पढ़ते हैं कि सेम ऑर्डर क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। डायमेंशनली किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले में
केमिस्ट्री के किसी भी फिजिकल फार्मूले में अगर वो जुड़े हुए हैं तो डायमेंशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सेम डायमेंशन क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। मतलब यदि प्रेशर P A/V² से जुड़ रहा है यहाँ पर, मतलब ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा, एक जैसा होगा, ये डायमेंशन एनालिसिस बोलता है। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो बाय द थ्योरी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन ऑफ P प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A/V²। मुझे निकालना है A/B निकालना है, तो पहले A कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसलिए A का डायमेंशन आपको मिलेगा डायमेंशन ऑफ P, प्रेशर P इंटू डायमेंशन ऑफ V²। दिस इज वॉल्यूम ना, वॉल्यूम। अब आपको फिर से यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो उसको निकाल लीजिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का क्या पढ़ते हैं जी हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फिर एरिया का L² यहाँ पर, तो मास का M LT-2, ठीक, M LT-2 और अपॉन एरिया का L²। तो L² ऊपर जाएगा तो फाइनली M L-1 T-2, ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक। तो उसी चीज़ को यहाँ यूज़ करेंगे। A का डायमेंशन आप पा रहे हैं, प्रेशर का डायमेंशन क्या निकलता है, M L-1 और T-2, और वॉल्यूम का क्या होगा, L³ ना, और उसका स्क्वायर, क्योंकि V का स्क्वायर है। दिस इज क्लियर। डायमेंशन ऑफ V², तो वॉल्यूम का स्क्वायर तो L³ का स्क्वायर, तो 6, L की पावर 6 मिलेगी यहाँ से, और यहाँ कितना है L-1। तो A का डायमेंशन क्या मिला, M L की पावर 5 T-2। ये पहले ही ऑप्शन में दिए हैं इसको, कई लोग तुरंत लगा देते हैं यहाँ से ना, ये गलत है ना, अभी तो A का ही निकला है। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ A है, ठीक। चलिए फिर से वही कॉन्सेप्ट कि ये दोनों क्वांटिटी अगर एक दूसरे से घट रही हैं, मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ V इज डायमेंशन ऑफ B। तो V क्या है जी, वॉल्यूम है, तो B का डायमेंशन क्या हो गया, B इज इक्वल टू L³। हमको क्या पूछा है, A/B पूछा है। A क्या निकाले हो आप, ये रहा M L⁵ T-2 अपॉन B क्या है जी, L³ है। ये 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना, इस 5 से घट जाएगा, तो M L² T-2, ये रहा ना। दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा एक्सपेंडेबल अप्लाइड फॉर्म में है, जैसा PSC ने पिछले बार एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उसी तरीके से है। तो A का डायमेंशन, फंडा क्या है, पीछे जो कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है कि सेम डायमेंशन क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ये एक लाइन बस। तो ये तभी जुड़े होंगे जब इनका डायमेंशन एक जैसा होगा, बराबर रहा होगा। ये तभी घटे हैं या जुड़े हैं जब इन दोनों का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर है। उसी कंसेप्ट से ये सॉल्व हो गया। एक बेसिक प्रेशर का जो होता है, बार बार इसको देखते रहेंगे तो एग्जाम हॉल में ऐसे निकाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको निकालने की ना, आप वो उसको डायरेक्ट वहाँ पर याद करके कि M L-1 T-2 प्रेशर का होता है, इतना मेरे को पता है करके डायरेक्ट रख लेंगे। दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ जी सभी को? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करके भी बनाएंगे इसको बनाने वाले, और अगर मैं हूं तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधा देख के आंसर लगा सकते हैं वहां पर, ठीक है। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है जी से सॉल्व हुआ है, आंसर आया है आपका 3.84 इंटू 10⁸ C इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये बन गया ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मैं रीड करता हूं आप लोगों के लिए, उसको समझिए। अ लेजर लाइट बीम्ड एट द मून, मून की ओर एक लेजर लाइट अर्थ से भेजी जाती है, ठीक। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना इजी क्वेश्चन आपको और नहीं मिल सकता, ठीक। ये लेजर की एक लाइट मून पर भेजी जाती है सरफेस पे, टेक्स 2.56 सेकेंड। यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है इसको, 2.56 सेकेंड लगता है। टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब टोटल यहां से भेजने और उसको वापस आने में कितना टाइम लगता है, 2.56 सेकेंड।
हाउ मच इज द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। लूनर ऑर्बिट किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं है जी, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस ही पूछ रहा है, उसी को लूनर ऑर्बिट बोल देते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट से मतलब हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बस कैलकुलेट करना है। थोड़ा ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है मेरा 7.68 इंटू 10⁸ मीटर। ऑप्शन बी है 76.8 इंटू 10⁹ मीटर। ऑप्शन सी है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ऑप्शन डी इज योर 38.4 इंटू 10⁹ मीटर। क्वेश्चन तो क्लियर है कि एक लेज़र बीम को मून पे भेजा जाता है, वहाँ से जाकर वापस आने में उसको 2.56 सेकंड का टाइम लगता है। तो लूनर ऑर्बिट, अर्थ के चारों ओर मून के लूनर ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा वो बताइए। लूनर ऑर्बिट क्या होता है, ये मून, अर्थ, यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ की पोजीशन है, तो मून उसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसका जो पाथ होगा उसी का रेडियस एक हाफ ऑफ पार्ट से एक लूनर ऑर्बिट टोटल बनेगा ऐसे। तो एक्चुअल में ये रेडियस बोलोगे, एक सर्कुलर पाथ अगर इसको मानते हो मून का ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही उसका लूनर ऑर्बिट का रेडियस कहलाएगा। वो मतलब डिस्टेंस ही निकालना है, घुमा फिराने के लिए लूनर ऑर्बिट का वर्ड यूज़ कर दिए हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और लेज़र क्या है, एक लाइट है, लाइट का स्पीड जो होता है वही लेज़र लाइट का भी स्पीड होगा। तो लेज़र लाइट का स्पीड क्या होगा जी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दिया है आपको स्पीड, क्योंकि लेज़र लाइट मून पे जा रही है। और टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है कितना, 2.56 सेकेंड। हमको निकालना है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस निकालेंगे वही लूनर ऑर्बिट का क्या है, डिस्टेंस है। अब यहाँ पे गलती क्या होगी, कई लोग इसको सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि लेज़र लाइट जाता है और फिर वापस आता है। ठीक, बीम्ड एट मून एंड टेक्स रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो उस डिस्टेंस को, पर्टिकुलर डिस्टेंस को 2 बार ट्रेवल कर रहा है, 2 बार ट्रेवल कर रहा है। इसलिए आप अपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन के फॉर्मूले में 1/2 स्पीड इंटू टाइम का यूज़ करोगे। दिस इज राइट वे। अगर इससे निकालेंगे बहुत लोग, तो स्पीड कितनी है जी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इंटू टाइम कितना लग रहा है, 2.56 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इतना आता है ये। और पहला ऑप्शन ही ऐसा रखा जाता है ऐसे क्वेश्चन में, ताकि स्टूडेंट फुल्ली सेटिस्फाई हो जाए अपने किए गए कैलकुलेशन पे और तुरंत इसको ऑप्शन को लगाए और आगे बढ़े क्वेश्चन में, हाँ आगे आंसर करके। ठीक, ये पहला ऑप्शन आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिलेगा, 2.56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लेज़र बीम एक बार जा रहा है और फिर से रिटर्न हो रहा है, तो 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो फॉर्मूला लाइक दैट यहाँ पर। और एक चीज़ जो बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ है, मैंने आपको अप्लाइड फिजिक्स के सेक्शन में साइंटिफिक एक्सप्रेशंस को, आंसर्स को लिखने के लिए एक एब्रिवेशन का कंसेप्ट समझाया था। ये एब्रिवेशन जो होता है वो क्या बोलता है कि नंबर m इंटू 10⁻x, ये कंसेप्ट है। जहाँ पे ये जो नंबर m है, या n बोल लीजिए, m बोल लीजिए, x तो बढ़ेगा जो भी पावर में, 10⁻1 2 3 4 5 6, माइनस, प्लस में भी और माइनस में। ये जो m होता है ये हमेशा फिजिकल एक्शन के कैलकुलेशन में 0 से 9 के बीच ही होना चाहिए। जब भी आप आंसर लिखें तो ये m जो है 0 से 9 के बीच का ही कोई नंबर होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन एब्रिवेशन के कंसेप्ट से गलत होगा, ये सही ऑप्शन हो ही नहीं सकते इस फिजिकल कैलकुलेशन के लिए। तो 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट आपने एलिमिनेट कर दिया। देखिए डायरेक्ट नहीं पूछता है, दिया है एग्जाम में एब्रिवेशन का कंसेप्ट, लेकिन उसका यूज़ आप सीखे हैं तो उसका इस तरह से तो उपयोग कर सकते हैं। जब आप ऑप्शंस देखें तो थोड़ा सा फिजिकल फेनोमिना है अगर किसी टाइप का, चाहे केमिस्ट्री का पेपर हो चाहे फिजिक्स का हो, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ ना, वहाँ हम अलग चीज़ कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई फिजिकल एक्शन हो रही है तो उसका जो आंसर है हमेशा इस पर्टिकुलर ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन के इस तरफ आपको 0 से 9 नंबर ही मिलना है। अगर आप कैलकुलेशन करके भी लास्ट में 2 डिजिट पा रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करिए, सिंगल डिजिट में लेके आइए। ठीक, तो एक कंसेप्ट तो यह है जिससे मैं ये 2 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकता हूँ।
और फिर यहाँ पे इन दोनों में से मुझे सेलेक्ट करना पड़ता, तो इन दोनों में से सेलेक्ट करना पड़ता, और मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि ये जस्ट इसका हाफ है, ये जस्ट इसका हाफ है। और अगर कंसेप्ट पता है कि लाइट वेव जा रही है और आ रही है, इसमें लिखा है स्पष्ट कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मुझे तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, यहाँ से हो जाएगा, तुरंत टिक कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं कि जस्ट इसका डबल है, तो आपको इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉमन सेंस बस लगाइए और क्वेश्चन आपका सॉल्व है। वो पॉइंट आंसर भी आपने टिक कर देंगे। अब वो ये बाई 2 करेंगे तो आएगा ना, इसी को बाई 2 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से वो निकल जाएगा। दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स? दिस इज क्लियर? ठीक है ना? तो सॉल्व करना आता है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी कर लें देख के कि क्या इसमें वैलिड टाइप का लग रहा है, कुछ अननेसेसरी चीज़ तो नहीं है। तो सिंपल ये 2 ऑप्शन तो बेकार से डले हैं, ऐसा आंसर लिखा ही नहीं जाता फिजिकल कैलकुलेशन का ना, फिजिक्स के कोई एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन का। तो ये भी यूनिट एंड मेजरमेंट वाले यूनिट को टारगेट करते हुए बनाया गया है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर यहाँ से क्लिक हो जाता है। ठीक, 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस होता है मून और अर्थ के बीच में। अगर किसी को जीके में कोई वो छोटी सी जीके की जो किताबें आती हैं, वो कोई भी पब्लिकेशन की, उसमें छोटा सा साइंस के सेक्शन में ऐसा दिया रहता है, तो कोई पर्सन अगर वहाँ से भी जानता है कि सन और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर होता है, तो यहाँ से देख के भी टिक कर सकता है। ठीक, और बाकी अलग चीज़ है। कॉम्प्लेक्स करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट डिस्टेंस ना बोल के लूनर ऑर्बिट पूछा है। लूनर ऑर्बिट भी बहुत लोगों को नहीं पता होता कि ये वो डिस्टेंस की ही बात कर रहा है या किसी और चीज़ की। सो ये सारी चीज़ें इस सिंपल से क्वेश्चन के पीछे बिहाइंड में छुपी हुई थी। सो दिस इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। Velocity of a freely falling body under gravity varies as g की पावर p and h की पावर q। वेलोसिटी जो है इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, ये बोल रहा है। वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी वेरीज एज दिस फैक्टर व्हेन वेयर h इज डिस्टेंस। h क्या है? डिस्टेंस है। फॉलन बाय दी बॉडी, वैल्यू ऑफ p एंड q विल बी। तो आपको p और q की वैल्यू पता लगानी है। ठीक, p और q की वैल्यू इसमें आपको पता लगानी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ग्रेविटी बोल दिया, मतलब g क्या है? एक्सेलरेशन है, h क्या है? हाइट है, और v क्या है? वेलोसिटी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? p और q की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन लिख देता हूँ जी। 1/2, यहाँ एक माइनस छोटा सा छूटा है, ये -1/2, इसको ध्यान देंगे। बाकी मैच नहीं करेगा, दूसरा आंसर आपको चिंता करने की बात नहीं है। बाकी ऑप्शन मैच ही नहीं खा रहे हैं, जब आप सॉल्व करके निकाल के आएंगे तो वो मैच नहीं खाएंगे, वो पहला ही सूट करेगा इसको। माइनस नहीं भी लिखा है तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, माइनस रहेगा उसमें, मे बी वो मिसप्रिंट रहा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी v का डायमेंशन फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड, तो LT-1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की पावर p, और h हाइट है करके बोल दिया है, तो हाइट का डायमेंशन फॉर्मूला L, लेंथ से नापेंगे, मीटर से नापेंगे, तो उसकी पावर q, ऐसा रखेंगे इसको। तो LT-1 इज इक्वल टू L की पावर p, t की पावर -2p एंड L की पावर q। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो L की पावर p प्लस q एंड t की पावर -2p, L की पावर 1, t की पावर -1। बोथ ऑफ साइड में अगर आप क्वांटिटीज़ के पावर को कंपेयर करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा कि p प्लस q इज इक्वल टू 1, L के कंसेप्ट से, और t के कंसेप्ट से आपको मिलेगा कि -1 इज इक्वल टू -2p, t की पावर -2p, t की पावर -1, ये माइनस कैंसिल आउट है जी। p की वैल्यू यहाँ से मिलती है 1/2, ठीक, और q की वैल्यू क्या है? यहाँ से इस इक्वेशन से q इज इक्वल टू 1 माइनस p, और p की वैल्यू क्या है? 1/2, तो q भी क्या मिलेगा? 1/2, ये सही लिखा ना, 1/2 एंड 1/2। दिस इज क्लियर? 1 माइनस p करेंगे, p आपको 1/2 मिला है, इस इक्वेशन में रखेंगे तो q की वैल्यू मिल जाएगी। तो p और q दोनों क्या है? 1/2 और 1/2 है। ये भी एक एप्लीकेशन पार्ट हुआ डायमेंशनल फॉर्मूले का। दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन?
ओके जी, ठीक है ना। तो ऐसे कैलकुलेट करना है आपको। तो वेलोसिटीज ऐसा लिख के तो दिया नहीं है कि प्रोपोर्शनल है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है कि वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी वेरीज एस, इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो ये लिख के चलना पड़ेगा। ये मैथमेटिकल वर्क करके आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। दिस इज क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल, फिर से आपके कंसेप्ट पे बना हुआ है। लीस्ट काउंट, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर लीस्ट काउंट का कंसेप्ट आप जानते हैं तो इसे आसानी से बना पाएंगे। क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया है, द इंस्ट्रूमेंट हैव मिनिमम लीस्ट काउंट, मेजर मोर प्रिसाइसली द लेंथ। जिस उपकरण का अल्पतमांक सबसे कम होता है वो किसी भी मेजरमेंट को सबसे अच्छा तरीके से कर सकता है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट हैव मैक्सिमम लीस्ट काउंट, मेजर मोर प्रिसाइसली द लेंथ। मतलब एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसका अल्पतमांक ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, वो किसी लेंथ को एक्यूरेटली, शुद्धता से नाप सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, वर्नियर कैलिपर्स ऑलवेज हैव लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक हमेशा 0.01 सेंटीमीटर होता है। पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं जी? कि अगर लिस्ट काउंट मिनिमम है तो मोर एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं लेंथ को। रिप्लाई करेंगे दिस इज करेक्ट, ओके, है ना। तो जितना कम रहेगा लिस्ट काउंट उतना अच्छा आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पूछेगा, क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। बहाव में आप जाएंगे, ऑप्शन इसमें क्या दिया है? पहला ही ऑप्शन दिए हैं हम लोग, ओनली वन, लेकिन पूछ रहे हैं कि कौन सा गलत है, सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है ना, और ऑप्शन 1 में ओनली वन, तो वो टिक ना हो जाए, ध्यान रखना है इस चीज़ को। फिर दूसरा तो मैक्सिमम रहेगा तो अच्छे से मेजर कर सकते हैं, क्या नहीं गलत है। लिस्ट काउंट मैक्सिमम है तो फिर मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, एक्यूरेटली मेजरमेंट। और वर्नियर कैलिपर्स ऑलवेज हैव लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, गलत है ना। जो रटते आ रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, उन लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। उन लोगों को लगेगा कि हाँ ये सही बात हो रही है, ठीक है ना, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है, वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ लाइन, मेन स्केल पे नंबर ऑफ लाइन पे डिपेंड करता है कि क्या दिया है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछले बार के पेपर में पूछा गया था, वो है मेरे सीट में यहाँ पर, उसे भी मैं अभी कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर हमेशा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, 15 का आंसर, हाँ बी, कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। दिस इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पान या पिच, दो वर्ड यूज करते हैं ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का पिच इंटरवल, चूड़ी अंतराल बोलते हैं उसको। हाँ, ये आपको दिया है कि द स्पान ऑफ स्क्रू गेज इज 0.1 सेंटीमीटर। पिच इंटरवल आपको दे दिया है 0.1 सेंटीमीटर। एंड सर्कुलर स्केल आर डिवाइडेड इंटू 50 पार्ट। एंड सर्कुलर स्केल आर डिवाइडेड इंटू 50 पार्ट स्क्रू गेज के लिए ना भाई, ठीक। थोड़ा सा बेसिक याद रखेंगे, स्क्रू गेज में ऐसा जो होता है, तो सर्कुलर स्केल ये है, ये वाला, ये 50 पार्ट में डिवाइडेड है। और इसका जो रोटेशन होगा, ठीक, यहाँ पे जो रोटेशन होगा, जो चूड़ी अंतराल बना रहेगा इसके बीच का ट्रेवलिंग का, वो इंटरवल पी कितना दिया है आपको? 0.1 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट क्या होगा वो पूछा है। ऑप्शन में क्या क्या है, ये बना कितने लोगों से बना, रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए, बी अटेम्प्ट हुआ है जी, ये बना है ना। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बताइए। क्या मिला है? आप असेसमेंट सीट आप लोग लेके बैठिए ना, ए है ना, ठीक है। और जी, और ये क्वेश्चन नंबर है मेरा 17। और जी, और बताइए। एक ए आंसर मिला है बोल रहे हैं। ए इज अ रॉन्ग आंसर। और मैंने बताया कि गलती होता है उसी को ऑप्शन पहला देते हैं।
ठीक, कैसे? mm में पूछा है ना, ध्यान से देखो ना, लीस्ट काउंट को mm में पूछा है, जिसने निकाला है वो सेंटीमीटर में निकाल दिया है। लीस्ट काउंट का क्या होता है, बेसिक फंडा क्या है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच इंटरवल कितना है बटे खानों की संख्या, बस यही तो है। तो पिच इंटरवल आपको कितना दिया हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर, और खानों की संख्या कितनी है, 50। जिसने बस ये करके निकाला उसको मिलेगा आंसर ये, और वो तुरंत टिक करेगा। लेकिन 0.1 दिया था सेंटीमीटर में, और हमको पूछा है किसमें जी, mm में पूछा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm होता है। ठीक, अब आप लगाएंगे कि 1/50, तो फिर 0.02 mm, ये इसका सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 17, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? देखिए, आपको आंसर ए आया है मतलब उसमें आपकी गलती नहीं है, वो आपको फंसाया गया है। ठीक है, यही गलती यहां करके सीख लीजिए इन 1.5-2 महीने में, है ना। क्या पूछा था, लीस्ट काउंट निकालना था, बहुत इजी है, हम जानते हैं पिच इंटरवल अपॉन नंबर ऑफ लाइन होता है। तो तुरंत देखे और डिवाइड कर दिए, तो ये मिल गया। मैंने बोला गलत है ना, ये तो mm में है जी, और पी किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था। तो आपको क्या करना पड़ता, पहले इसको mm में कन्वर्ट करते और फिर डिवाइड करते 50 से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? ओके, ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस सावधानी को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं थोड़े हमारे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोमीटर, और ब्रैकेट में मैंने अभी तो स्क्रू गेज लिख दिया है, लेकिन कई बार एग्जामों में क्या होता है, स्क्रू गेज नहीं लिखता, सिर्फ माइक्रोमीटर लिख देता है, तो लोगों को समझ नहीं आता कि स्क्रू गेज के बारे में ही बात हो रही है, तो कभी उसको ही बोलते हैं। उसके पार्ट्स के बारे में अगर आपने स्टडी की है तो इससे ईजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। पहला स्टेटमेंट है, एनविल आर मूवेबल पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर। एनविल उसका मूवेबल पार्ट होता है माइक्रोमीटर का, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक, तो अगर आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में बेसिक स्टडी की है, एक उसके पार्ट्स के बारे में ऐसे ही अपन अभी रफ सा ले लेते हैं, तो आप जानते हैं कि ये एनविल होता है, ठीक, और ये होता है स्पिंडल, और ये सर्कुलर स्केल जिसके ऊपर घूमता है ये रॉड अंदर जो लगा है उसको बोलते हैं स्लीव। तो उल्टा दिया है, क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, एनविल आर मूवेबल पार्ट ऑफ अ माइक्रोमीटर। रॉन्ग, एनविल आर फिक्स्ड। दूसरे सिरे पे एनविल लगा रहता है, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, नहीं मूव होता, तो गलत हो गया। दूसरा, स्पिंडल आर फिक्स पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर। नहीं, स्पिंडल तो आगे पीछे मूव होता है, इधर आप रेचिनेट को या इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करोगे तो ये आगे पीछे होगा, तो स्पिंडल आर नॉट अ फिक्स पार्ट, इट्स अ मूवेबल पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है थिम्बल, हाँ, ये जो जिसको घुमाते हैं आप, ये घूमता है, उसको बोलते हैं थिम्बल। वो डीप आप डायग्राम जो क्लास में स्टडी किए होंगे उसी से बन जाएगा। थिम्बल आर मूवेबल, आर फिक्स्ड विथ द स्पिंडल, हाँ ठीक है, थिम्बल आर फिक्स्ड विथ द स्पिंडल, रोटेट्स ओवर द स्लीव। ये स्लीव है, उसके ऊपर क्या होता है, ये घूमता है, रोटेट होता है। तो यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है, हाँ ठीक है, सी इज योर आंसर। दिस इज करेक्ट स्टूडेंट। 18 नंबर क्वेश्चन, अवर ऑप्शन सी 18 का सही आंसर है, ठीक है ना। तो ये भी एप्लीकेशन पार्ट है आपके उसके पार्ट्स के बारे में, क्योंकि है सिलेबस में ना, इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब मैं आता हूँ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन पीएससी ने पिछले बार के पेपर में पूछा था आपसे, ठीक। अब अगर आपने यहाँ तक अब लिस्ट काउंट की जो कॉन्सेप्ट है बना लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, तुरंत 10 सेकंड में बनता वहाँ पे, लेकिन मैं मैक्सिमम लोग इसको छोड़ के आए होंगे वहाँ पर। क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ वर्नियर कैलिपर 19 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसिडेड विद द 20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। मैंने बोला था कि क्लास में हमने पढ़ा था कि वो 4950 9900 हमेशा एक का अंतर होता है, वर्नियर और मेन स्केल के बीच के लाइनों के बीच में एक का डिफरेंस होता है, एक लाइन का। तो उसी को लिखा है कि इन अ वर्नियर कैलिपर 19 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मतलब मेन स्केल का जो टोटल 19 डिवीजन है एग्जैक्टली कोइंसिडेड विथ द 20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल।
20 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। इससे जो डाटा निकल के आ रहा है वो पता चल रहा है इस 19 नंबर क्वेश्चन में कि वर्नियर स्केल में खानों की संख्या 20 है। वो मेन स्केल के 19 से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कितना, तो 20। आगे, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm, 1.0 mm और 1 mm बोल लीजिए, देन वर्नियर कांस्टेंट, देन क्या फाइंड करने को बोला है, वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट को ही वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं। थ्योरी क्लास में आपको मैंने समझाया इस चीज़ को, ध्यान होगा आपको। चलिए ऑप्शन लिख देता हूँ जी पहले, 0.001 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0.010 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.005 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 0.500 सेंटीमीटर। ये 5 ऑप्शन का क्वेश्चन था पीएससी में। एक ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ कि 0.01 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। तो जिसको रटा रुटाया है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक तो 0.01 सेंटीमीटर ही होता है, वो तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या दिया था कि 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली मैच करते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं किसके साथ, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के। मतलब इससे एक चीज समझ में आता है कि वर्नियर स्केल में लाइनों की संख्या 20 है, और ये बोल दिया है कि मेन स्केल के एक पार्ट का मान या उसके इंटरवल के एक पार्ट का मान कितना है, 1 mm है। तो लीस्ट काउंट का वही फॉर्मूला, सिंपल सा, लीस्ट काउंट मतलब वही जो वहां का पिच इंटरवल या यहाँ पे 1 पार्ट वैल्यू ऑफ 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल। शॉर्ट में मैं लिखूं तो मेन स्केल के एक भाग का मान, एक लाइन के एक भाग का मान कितना है, वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो अब फिर यहाँ पे यूनिट का लफड़ा है। देखिए पूछा किस में है, सेंटीमीटर में पूछा है, और वो इंटरवल को दिया किस में है, mm में दिया है। तो 1 mm 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। पहले आपको ये करना पड़ेगा, और लीस्ट काउंट निकालना है या वर्नियर कांस्टेंट निकालना है या लीस्ट काउंट निकालना है, वर्नियर कांस्टेंट बोल के पूछा है। कई लोग इसमें भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे कि लीस्ट काउंट को ही वर्नियर कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो क्या आएगा जी, 0.1/20 सेंटीमीटर में, 1/20 नहीं, 1/20 करोगे तो डिफरेंट आया है आंसर, वो भी ऑप्शन में होगा, उसको भी लोग टिक करेंगे वहां पर, ठीक। तो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20, देख लीजिए क्या मिलेगा आपको। ये मिल गया आपको 20 के अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, 1 mm। सॉल्व करेंगे इसको तो आप लिखेंगे 1/200, ठीक। पॉइंट्स हटाऊंगा तो सिंपल फॉर्म में, और मैं इसको लिख लेता हूँ 0 पॉइंट तो 0, 0 तो 0, और 0 तो 0, और कितने बार, 5 बार, तो 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये पीएससी ने पूछा था। अब आप देख लीजिए, आपने जो जितने कंसेप्ट अभी तक सीख लिए हैं उससे क्या ये क्वेश्चन हिट हो रहा है, उतना तो अब जानकारी आप पा लिए हैं इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिससे अभी क्वेश्चन आसानी से आपसे हिट हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिया mm में है, पूछ रहा है सेंटीमीटर में, इसी पे आधारित था हमारा पहला क्वेश्चन। अभी दिए थे सेंटीमीटर में, पूछे थे mm में, ठीक। तो पहला ऑप्शन तो डेंजर वाला ही रहता है, जो उसके साथ चलता है ना। दूसरा आपको आंसर मिलता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था ये, क्लियर है ये, ठीक है जी, ओके। डाउट वगैरह किसी को है, अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया है तो उसका जस्टिफिकेशन आप देखिए यहाँ पे, और इस चीज़ को नोट डाउन करिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई थी, ठीक। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि ये 2016 के पेपर में था ना ये, और ये तो मैंने आपको दिखाने समझाने के इतना किया है। अगर एग्जाम हॉल में अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, मैं देखूंगा 1 mm लिखा है, उसको सीधा 0.1 सेंटीमीटर लिखूंगा और डिवाइड कर दूंगा 20 से, और विथ इन अ सेकेंड आप 0.05 पा लोगे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसको सॉल्व करने में, ठीक। तो फिर ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए फिर आगे आता हूँ मैं 20 नंबर क्वेश्चन में, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है। द स्पान और पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.5 mm। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सीट का
PI दिया है, पिच इंटरवल दिया है 0.5 mm में ना, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लीस्ट काउंट इज 0.005 mm, इसी पे बेस्ड उसको बनाए हैं अपन। लीस्ट काउंट दे दिया है 0.005 mm। Then the number of fraction on the circular scale will be, number of the fraction of on the circular scale will be, मतलब सर्कुलर स्केल पे खानों की संख्या कितनी है, कितने लाइनें खींची हैं, ये आपको पता लगाना है। तो वही कंसेप्ट जी, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू PI, पिच इंटरवल अपॉन नंबर ऑफ लाइन ऑन सर्कुलर स्केल, यही होता है शॉर्ट हैंड फॉर्म में जो हमने लिखा था। दिया है लीस्ट काउंट कितना दिया है 0.005 mm में, PI कितना दिया है 0.5 mm में, n की वैल्यू नंबर ऑफ लाइन कितनी होती है यही आपको निकालनी है। तो n इज इक्वल टू 0.5 mm अपॉन 0.005 mm, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, इसको आप पॉइंट को लगा लीजिए, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 कर लीजिए, जो भी इसको लिखेंगे। अगर आप 5 तो इसको लिखूंगा 0.05, इसको लिखोगे अगर आप 100 तो इसको लिखोगे, सॉरी हाँ 50 तो इसको लिखोगे 0.5, इसको लिखोगे 500 तो इसको लिखोगे 5, और ये कितने बार हो गया जी 100 बार। कितने सर्कुलर स्केल में कितने लाइनें होंगी, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 50, बी में दिया है 100, सी में दिया है 150 और डी में दिया है 200। कितने हो गए 100। सर्कुलर स्केल में कितने लाइनें खींची हैं, तो 100 लाइन खींची हैं। दिस इज क्लियर, ये बन जाएगा। ठीक है, पीएससी ने जो न्यूमेरिकल पूछा था उसके स्ट्रेंथ के लेवल के ही क्वेश्चन आगे पीछे हम कर रहे हैं ना, इसे ऐसे ही आगे पीछे से ज़्यादा वो एक स्क्रू गेज का कर सकता है, ऐसे कर सकता है, उसी रेंज पे चल रहे हैं अपन। तो आपकी प्रैक्टिस भी वैसे रही है, आपको कहीं से कुछ क्वेश्चन मिलता है तो उसको भी आजमाइए, अपने आप को जितना आप शार्प करेंगे उतना वैलिड रहेगा। ये ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। आगे बढ़ूँ ना मैं, ओके 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन आपके फिर से कंसेप्ट पे बेस्ड है, एरर पे बेस्ड है, क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफिक एरर वर्ड भी लिखा है इन इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो उसी पे कंसंट्रेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास किया है तो इसके लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न चाहते हुए भी आपको ये वहाँ पे याद आ ही जाएगा। ठीक, क्या है जी, बैकलैश एरर के बारे में है, पिछड़ त्रुटि बोलते हैं हिंदी में हम लोग, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट, इन बैकलैश एरर कहाँ पे होगा, स्क्रू गेज में होता है और स्फेरोमीटर में होता है, मतलब जो घूमने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उसके साथ होते हैं। तो फिर से वो रफ सा स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसा है ना, इसको यहाँ से पकड़ के घुमाते हैं, ये स्केल्स होते हैं यहाँ पर, ये पिच इंटरवल है। तो बैकलैश एरर का पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है जी, इन बैकलैश एरर सर्कुलर मोशन ऑफ स्क्रू, यही स्क्रू है ना जिसको घुमाते हो आप, तो सर्कुलर मोशन ऑफ स्क्रू आर जीरो बट लीनियर मोशन इज नॉन जीरो। लीनियर मोशन किसको बोलते हैं, इसको जब आप घुमाओ ऐसे तो ये आगे पीछे होता है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल आगे जाएगा, वापस घुमाओगे तो पीछे की ओर आएगा, तो ये मोशन क्या है, लीनियर मोशन है। और जब इस स्क्रू को पकड़ के गोल घुमाओगे तो वो कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। और ये वाला आगे पीछे होना क्या है, इसका लीनियर मोशन है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यदि इस इंस्ट्रूमेंट में बैकलैश एरर या पिछड़ त्रुटि है तो इसको जब हम ऐसा घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, तो सर्कुलर मोशन नहीं होता है, लीनियर मोशन होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका कंसेप्ट क्या है, चूड़ी का है ना, जब ये घूमता है, एक राउंड घूमता है तो वो उतना पिच इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आगे बढ़ता है। और पिछड़ त्रुटि होती क्या है, जब चूड़ियाँ घिस जाती हैं इंस्ट्रूमेंट की, तो आप उसको जब एक राउंड घुमाते हो तो वहीं पे घूम जाता है। जैसे बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट वगैरह या आपके घर में कभी ना कभी कोई नट स्लिप हो गया बोलते हैं आप, उसको कितना भी कसोगे आप, वो वहीं के वहीं घूमता रहता है। ठीक है ना, तो वही बैकलैश है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं तो वो नहीं होता है, बट लीनियर मोशन होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है जी, इन बैकलैश एरर सर्कुलर मोशन ऑफ स्क्रू आर नॉन जीरो बट लीनियर मोशन आर जीरो। यस, दिस इज ट्रू। सर्कुलर मोशन जो है नॉन जीरो है, होता है, वो सर्कुलर मोशन होता है,
लेकिन आगे की ओर वो बढ़ता ही नहीं है। लीनियर मोशन उसमें क्या होता है, नहीं होता है। लीनियर मोशन आपका क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है बैकलैश एरर को। सो दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। और थर्ड बोल रहा है स्फेरोमीटर नॉट हैव एनी बैकलैश एरर, कि गोलाई मापी में किसी भी टाइप का पिछड़ त्रुटि नहीं होता। नहीं, गलत है, वो भी तो स्क्रू गेज के कंसेप्ट पे काम करता है ना, गोलाई मापी भी है, ठीक, जो आप इस तरह से पढ़े हैं। स्फेरोमीटर भी जब इसको यहाँ से घुमाते हैं तो वो मेन स्केल के कंसेप्ट में ऊपर या नीचे होता है, तो उसका भी चूड़ी घस सकता है। तो ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है भाई कि स्फेरोमीटर नॉट हैव एनी बैकलैश एरर, उसमें नहीं पाया जाता। नहीं, गलत है ये। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 गलत है, दूसरा सही है। पूछा क्या है, विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो पहला और तीसरा सही नहीं है ना। और फिर से ऑप्शन कैसा है जी, ऑप्शन ए ओनली 2, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3, और ऑप्शन डी 1 एंड 3। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। अभी पढ़े हम तो हमको पता चला कि स्टेटमेंट 2 तो सही है, तो ऐसे लगा के आ जाते हैं। नहीं, आपको आंसर पाने के लिए थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ 2-3 स्टेप और चलेंगे तो यहाँ मिलेगा आपका आंसर, डी में छुपा है, ठीक है। विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो ये यहाँ पे। अभी घर पे हैं आपको, तो आपको इस फॉल्ट का उतना समझ में नहीं आएगा। जब एग्जाम हॉल से निकल आते हैं ना, तो वो बहुत अखरता है कि आपको सब पता था, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग रीडिंग की वजह से आपने मिस किया इस चीज़ को। और पहला ऑप्शन हमेशा वैसे ही रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक, आप लोग इतने सारे एग्ज़ाम देते के ये वाला जो एक्सपीरियंस है वो तो फेस किए ही होंगे आप लोग, कि आप पहला लगा के आते हैं, बाद में वो गलत ही निकलता है ना। ध्यान से पढ़िएगा उसको। दिस इज क्लियर बेस्ड ऑन बैकलैश एरर। दिस क्वेश्चन क्लियर है जी। आगे बढ़ूँ मैं, चलिए आगे है आपका वर्नियर कैलिपर हैव नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर के ऊपर बना है। देन एग्जैक्ट मेजरमेंट इज ऑब्टेन बाय, एक कैसे निकालोगे अगर उसमें नेगेटिव 0 एरर है, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे निकलता है। प्योर कंसेप्ट है, आपको अगर 0 एरर का कंसेप्ट पता है तो आसानी से हिट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर है कि प्योर रीडिंग को निकालते हैं। पहले तो ऑब्जर्व रीडिंग होती है, अगर किसी टाइप का एरर है उसमें, अगर 0 एरर है इंस्ट्रूमेंट में, तो प्योर रीडिंग निकालने के लिए ऑब्जर्व रीडिंग में आप 0 एरर को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ होता है कि यदि नेगेटिव 0 एरर है तो यहाँ पे वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि यदि वर्नियर कैलिपर्स में नेगेटिव 0 एरर है तो प्योर रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग प्लस नेगेटिव 0 एरर। दिस इज क्लियर, क्लियर स्टूडेंट? ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है बट उतना टफ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, इन अ माइक्रोस्कोप। अब हम वर्नियर स्क्रू के जो स्फेरोमीटर दिया है तो उसी को पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, अप्लाइड कहीं भी कर सकता है। क्वेश्चन है कि इन अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप समझ रहे हैं आप लोग, अ सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट एंड 50 पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49 पार्ट ऑफ द मेन स्केल। एक डाटा यहाँ से मिल रहा है कि वर्नियर स्केल में 50 पार्ट हैं। देन व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन पढ़ने में ही आंसर छुपा हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन सीट का मैं कर रहा हूँ। इन अ माइक्रोस्कोप ऐसे लिखा है, अ सेंटीमीटर, अ सेंटीमीटर is divided into 20 part and 50 part of the vernier scale is equal to 49 part of the main scale, then what will be the least count of the microscope। तो भाई अ सेंटीमीटर लिखा है, मतलब माइक्रोस्कोप का 1 सेंटीमीटर जो है या एक भाग जो है वो खुद 20 भाग में डिवाइडेड है, ये बोल रही है क्वेश्चन। और वर्नियर के 50 पार्ट का जो है मेन स्केल के 49 पार्ट के बराबर है। तो इससे तो एक चीज़ पता चलता है कि वर्नियर स्केल में 50 खाने खींचे हुए हैं। ये डाटा ये दूसरा वाला स्टेटमेंट देता है। और हमको निकालना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट निकालने का फंडा वही है कि मेन स्केल पे एक पार्ट का कितना भाग है, वैल्यू है, डिवाइड बाय
मेन स्केल के एक पार्ट का मान बटे वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ लाइन, शॉर्ट में। लेकिन सिचुएशन बोला है कि इन अ माइक्रोस्कोप अ सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट। तो एक भाग जो है वर्नियर मेन स्केल का, बहुत लोग ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक। इसको लिख देता हूँ ऑप्शन 0.002 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0.005 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.020 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 0.001 सेंटीमीटर। तो 20 पार्ट से डिवाइडेड है। अ सेंटीमीटर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिवाइडेड बाय 20 पार्ट, मतलब एक पार्ट अपने आप में खुद 20 भाग में डिवाइडेड है। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/20 मेन स्केल का जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, वो खुद अपने आप में 20 भाग में डिवाइडेड है, ये बोल रहा है वो। और नंबर ऑफ वर्नियर में लाइंस कितनी है, 50 हैं, ठीक। इसको अगर सॉल्व करोगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0 पॉइंट, तो 0 0 तो 0, ठीक, और 5 बार, तो ऐसा, ठीक। वो ऑप्शन में है नहीं, वो ये वाला भी रहता है ऑप्शन में, तो ये तो नहीं है। अब मैच भी कर लो, नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं है आपका, अगर आप ऐसे चल रहे हो कि 1 भाग बटा 50 भाग कर रहे हो तो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि 1 सेंटीमीटर खुद 20 भाग में डिवाइडेड है, तो उसको 1/20 बटे 50 मतलब 1 अपॉन, ये कितना हो गया जी, 50 इंटू 20, सो फाइनली यू गेट 1/1000 एंड 1/1000 विच इन टर्म्स 0.001 सेंटीमीटर। तो उस माइक्रोस्कोप का लिस्ट काउंट कितना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दिस इज क्लियर स्टूडेंट। माइक्रोस्कोप के लिए लिस्ट काउंट का कैलकुलेशन के लिए क्लियर हुआ ना, ठीक है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल, इतने टाइप के न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हैं स्क्रू गेज से, वर्नियर से और इस तरह के कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह से, कंसेप्ट तो वही काम कर रहा है बिहाइंड दी जो स्क्रू गेज और वर्नियर के लिए आप सीखे हैं, और बस क्लास करके ही आपको इतना कंसेप्ट बिल्टअप हो जाना चाहिए। और बाद में अगर अभी मैं बोलूँ कि अब मैं लिस्ट काउंट के ऊपर या एरर एनालिसिस के ऊपर आपको 10 और नए क्वेश्चन देता हूँ, तो इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के में अब होना चाहिए कि आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 में से 8 तो आप बना ही लेंगे, इतना मुझे आपके ऊपर विश्वास है, ठीक। चलिए, दिस इज 24 नंबर का क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। स्टेटमेंट वाइज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिफरेंस बिटवीन द 2 स्केल। दिस इज ट्रू और रॉन्ग, बताएंगे आप ही लोग बताएंगे दिस इज सही है कि नहीं। वर्नियर कैलिपर्स इस सिद्धांत पे काम करता है कि 2 स्केलों के बीच का डिफरेंस कितना है, सही है, सही है, ठीक। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नट एंड बोल्ट, ये सही है कि नहीं, करेक्ट है। एंड द थर्ड, द स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर हैव सेम वर्किंग प्रिंसिपल। स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर के दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ऑल 3 आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब इस तरह के क्वेश्चन से आपका वो रिवीजन हो रहा है कि नहीं, जो जो जी आप कंसेप्ट पढ़े हैं वो, ठीक है, ओके ओके। सो दीज आर करेक्ट, इजी सा क्वेश्चन था, आपका कंसेप्ट बिल्टअप है तो आसानी से बन जाएगा। फिर ये टाइटल क्या है, ये जो यूनिट है वेक्टर को भी लेके रखा है अपने आप में, अगर है ना, वेक्टर को भी लेके रखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन एक हमने दिया था कि एक वेक्टर ए वेक्टर है 2i + 3j - k टू दी वाई एक्सिस। आपको निकालना है एंगल बिटवीन इस वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच का। तो डॉट प्रोडक्ट जब आप पढ़ते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b वेक्टर में cos थीटा होता है। तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो a डॉट बी अपॉन मॉड a इंटू मॉड b होती है। तो a वेक्टर मतलब एक ठो वेक्टर ये दिया है आपको 2i + 3j - k, और दूसरा वेक्टर क्या है तो y एक्सिस बोल दिया है, y एक्सिस के साथ। तो y एक्सिस के लिए वेक्टर क्या होता है जी, आइडेंटिटी वेक्टर j वेक्टर होता है। x एक्सिस को i वेक्टर से हम लोग इंडिकेट करते हैं, y एक्सिस को j वेक्टर से, और k के लिए किसके लिए, z के लिए, ठीक है ना। तो एक वेक्टर आपके पास ये दिया है और एक वेक्टर है आपके पास j। आपको क्या निकालना है, a डॉट b मतलब 2i + 3j - k डॉट प्रोडक्ट j अपॉन मॉड का मतलब होता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और इसके लिए 1 का स्क्वायर। तो j डॉट j बस होगा ना,
डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के ही 1 होता है, बाकी सब क्या होता है 0 होता है। तो जे डॉट जे वाला टर्म कौन सा है जी 3 है, तो यहाँ आपको मिल रहा है 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 9, 4 और 9 13 और ये एक 1 कितना हो गया 14, ठीक। और इधर क्या लिखा है कॉस थीटा, ऑप्शन में आप थीटा को इस तरफ लेके आएंगे तो कॉस इनवर्स मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर आंसर फॉर दैट। आपको दिया ना थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 अपॉन रूट 14। क्लियर है, बेसिक एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का। एक क्वेश्चन आया था पिछले बार, पीएससी ने पूछा था, पीएससी ने पिछले बार आपके सीट में इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स के सेक्शन में कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो ये चीज़ जान के रखिए कि वेक्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा मैथमेटिक्स के पोर्शन में, फिजिक्स के पोर्शन में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना दोनों जगह है थोड़ा सा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ए क्रॉस बी तक सीमित है फिजिक्स तक, और मैथमेटिक्स में हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन वहाँ करेंगे। तो वेक्टर वहाँ पे ज़्यादा है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये रहा जी आपका फिजिक्स का ये सीट, और सारे कंसेप्ट आपके अच्छे हैं, क्लियर हैं। तो जो टाइम अलॉट किया गया है 30 मिनट इस सीट के लिए, आप उससे पहले ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड्स एनी टाइम। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके ना, सब क्लियर है सीट का ये सारा चीज? ओके, और बाकी स्टूडेंट वंदना जी, प्रदीप जी, अग्निवेश, हो गया ना ये सारा चीज? ठीक है, तो फिर ठीक है। अभी तो ये स्टार्टिंग का सीट था, अभी आप लोगों को और भी सीट्स मिलेंगी। तो अप्रोच भी सीट का थोड़ा सा रिवीजन पैटर्न में है। अभी के शुरुआती 1 आध महीने के सीट आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे अभी, और अच्छे अच्छे जब आप थोड़ा सा अपना वहाँ का काम है जो क्लास करने वाला उसको ख़त्म कर लीजिए, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम के समय तक का कर लेंगे। ये सीट भी आपके लिए बहुत सारे कंसेप्ट बिल्टअप करेगा, इसको और 1 आध बार बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हमारे लिए गलती होने के पॉइंट्स हैं उसको आप थोड़ा नोट करें और वहाँ से बचें। नॉट वाले स्टेटमेंट आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। पहला ही स्टेटमेंट वो जो आप गलती करते हैं वही वाला रहता है, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल इसके बारे में रहें, ठीक है। So that is for today, और we again meet our upcoming session, live session। तो इतना आप लोग करके रखिएगा, जो भी और डाउट होंगे तो उसे आप ग्रुप के उसमें पोस्ट करिएगा, ठीक है ना। एंड करें फिर अपन? ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।